दूसरा हमने ये भी किया है कि इस रेप केसेस में, सेक्सुअल असल्ट केसेस में भी हमने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का प्रावधान किया है बेसिकली। वहाँ भी किया है। वहाँ भी किया है। डॉक्टर साहब, जो भी सवाल पूछा गया था इसी में बात पे थोड़ा सा, और आपने हाई रिस्क ग्रुप की बात की थी, एक महत्वपूर्ण विषय इसमें रहता है, माँ से बच्चे को ना हो, इस पर भी जरा सी चर्चा हो जाए, क्योंकि हमेशा ये बात रही है कि माँ से बच्चे को ना हो, जो सबसे दुखद होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ नई तब्दीलियां, कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए, गर्भवती महिला जो पॉजिटिव है उससे होने वाले बच्चे को HIV होने का चांस 100% नहीं है। पहली बात तो 15 से 40% चांस है कि बच्चा पॉजिटिव होगा, पर 15 से 40 एक बहुत बड़ा चांस है। ऑलमोस्ट आधे बच्चों को इन्फेक्शन होने का चांस है। तो उसके लिए कुछ दवाएं आती हैं जो हम गर्भवती महिला को पहले देते थे सिर्फ लेबर के टाइम में, और बच्चे को फौरन पैदा होने के बाद। एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, बट इसमें भी रिडक्शन जो है सिर्फ 50% रिडक्शन होता था। तो हमने पिछले साल एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि कोई भी गर्भवती महिला जब वो पॉजिटिव डिटेक्ट होगी उसको फुल एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि 3 दवाएं जो हम एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट में देंगे, ताकि इससे जो प्रिवेंशन है वो 5% से कम हो जाएगा। जून 2011 में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, UN जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन हुआ था HIV एड्स पे। उसमें 10 टारगेट फिक्स किए गए थे कि हम 2015 तक क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसमें हमने भी भाग लिया था, हमारे देश ने भी। और उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि हम ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है ये एलिमिनेट करेंगे। तो वी आर वर्किंग, इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बाई 2015 बाई प्रोवाइडिंग ये सब दवाएं दे के जैसे ही गर्भवती महिला को। और उसके लिए हम सब गर्भवती महिलाओं को ऑफर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और HIV टेस्ट की सलाह देते हैं। डॉक्टर रेवाड़ी, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी इशू रहता है कि करवाएं नहीं करवाएं, क्या करें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप देखें, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है, 10 से 20% ट्रांसमिशन होता है। हमें अब इसमें एक बैलेंस करना है कि ट्रांसमिशन 10-20% कितना रिस्क है, बजाय इसके कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया गया तो क्या नुकसान है। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग ना देने से एक इम्यूनिटी, बेसिक इम्यूनिटी का कमी होती है। दूसरा, हमारे देश में क्या हम रिप्लेसमेंट फीडिंग रेगुलर दे सकते हैं, उसमें इश्यूज हैं कि क्या ठीक से रिप्लेसमेंट फीडिंग प्रिपेयर की जाएगी, साफ पानी होगा, माताएं उसको ठीक से रख पाएंगी। आपने देखा होगा कि एक बॉटल मिल्क में मिल्क बना के रख लिया, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको देते रहे, उस हाइजीन से जो डायरिया से डेथ्स होंगी वो ज़्यादा होंगी। पर अगर हम ये एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो प्रोग्राम शुरू किया है, इससे ब्रेस्ट मिल्क में भी ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। तो करवा सकते हैं ब्रेस्ट बिल्कुल, हमारी सलाह माताओं को ये रहती है, चॉइस तो देखिए मदर की होती है, पर हमारी सलाह ये रहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को ज्यादा फायदा है, रिस्क कम है ट्रांसमिशन का, बजाय आप इसको दूसरी तरह जी। डॉक्टर विक, नहीं, अब ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का जो इशू है, देखिए हर प्रेग्नेंट मदर को अपना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रिवेंशन को बिल्कुल, मतलब हम ट्रांसमिशन को 0.2% बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। डॉक्टर विक, ये और एक मिनट थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की भी बात की कि डॉक्टर को हो जाएगा तो अब उसको पूरी दवाई दोगे जी। अब मदर को भी तो आप पूरी तरह दवाई दोगे जो हम दे रहे हैं जी। अब वो बच्चे को कैसे होता है, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी होता है, या ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है। तो आपने वायरस को सप्रेस कर दिया जिस टाइम आपने मदर को दवाई दे दी, तो ड्यूरिंग डिलीवरी भी उसके प्रोटेक्शन हो गया। तो ब्रेस्ट फीडिंग में आप मदर को दवाई देते हो, तो बच्चे को भी मेरे को लगता है कि जैसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में पूरी दवाई देनी चाहिए ताकि हम उसको कंट्रोल कर पाएं। तो ये एक बड़ा इशू है, एक जो मतलब इट विल बिकॉज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हैज टू बी अ फुल ड्रग ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास एक दर्शक का ईमेल आया है, इन्होंने कहा है कि उनका नाम न लें हम। इन्होंने ये लिखा है कि 14 वर्ष की उम्र में इनको HIV इन्फेक्शन हो गया था, अब ये 26 वर्ष के हैं, और इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा हो, लेकिन फिर भी मुझे हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए और मेरी जीवन शैली कैसी रहनी चाहिए? डॉक्टर नवीद विक। देखिए, अब उनको हो गया, अब उनको पता लग गया, वो अपना टेस्ट कराएंगे। तो आजकल तो इशू ये है कि दवाई जितनी जल्दी दी जाए, अब देखो दवाई का जब शुरू हुआ CD4 काउंट 200 था, फिर 250 पे गया, अब 350 है, आजकल तो 500 पे हम आ रहे हैं। WHO की जो नई गाइडलाइंस हैं वो कह रही है कि 500 पे आप दवाई शुरू करो, और वर्ल्ड वाइड जो गाइडलाइंस हैं वो तो कई बार कहते हैं कि
जितनी जल्दी आप शुरू कर दो उतना जरूरी है। हमें अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। डॉक्टर विक, बहुत से लोग शायद CD4 काउंट नहीं समझ पाए होंगे, जरा बता दें। CD4 काउंट ऐसा होता है कि बॉडी का जैसे ही इम्यून सिस्टम कम होना शुरू होता है तब CD4 काउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो 500 एक लिमिट है जिसके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं होती, और 200 एक लिमिट है जिसके नीचे मरीज को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है। तो 200 और 500 के बीच में कुछ इन्फेक्शन होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया कभी कभी, तो 200 और 500 के बीच में मरीज ठीक रहता है, एक नॉर्मल सा है। तो दवाई एक 500 लिमिट के ऊपर जब शुरू कर दी जाएगी तो एक मरीज नॉर्मल रहेगा और एक हेल्दी रहेगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है उसके लिए। डॉक्टर विक, जो पॉजिटिव स्टेटस की बात आ रही है कि व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये और बता दें आप कि अगर कोई व्यक्ति रिस्क बिहेवियर में गया है उसके कितने समय के बाद उसको टेस्ट करवाना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए अगले दिन टेस्ट करवाया, टेस्ट नेगेटिव आया और जो व्यक्ति था वो संतुष्ट हो गया कि मुझे बीमारी नहीं है, तो कब और कितनी बार टेस्ट कराने पर आप पॉजिटिव स्टेटस देंगे? नहीं, पॉजिटिव स्टेटस आप 6 हफ्ते के बाद आप मतलब जो एंटीबॉडीज टेस्ट होता है वो 6 हफ्ते के बाद पॉजिटिव आ जाता है, और एक बार 6 महीने के बाद भी करा लें तो वो बेटर रहता है, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। बट देयर आर सम टेस्ट विच आर अर्ली, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट बेस्ट इज कि 6 हफ्ते बाद तो एक बार टेस्ट करा ही लिया जाए। लेकिन उस टाइम पैनिक ना किया जाए, बिकॉज पैनिक होता है वो उस टाइम संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें इसमें ये समझना चाहिए कि 6 हफ्ते क्यों लगते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं टेस्ट में, हम टेस्ट में एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। जब कोई भी फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाता है तो हमारा शरीर उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। हम टेस्ट में ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज का सफिशिएंट लेवल आने में करीब 3 हफ्ते लग जाते हैं। 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच में, इसको हम बेसिकली विंडो पीरियड कहते हैं। शरीर में वायरस रहता है, वो पहले दिन से ही रहता है वायरस, पर उसको डिटेक्ट करने में मतलब जो एंटीबॉडीज जितने बन जाएं वो 3 वीक्स to 3 मंथ्स लगते हैं, पर जनरली 6 मंथ्स के बाद नहीं होता। अगर 6 मंथ्स तक पॉजिटिव नहीं है तो जनरली नहीं होता। जी, हमारे पास एक स्कूल की छात्रा हैं स्नेहा शिंदे, 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं डॉक्टर विक। वो ये जानना चाहती हैं कि वैक्सीन को लेकर कोई कहीं कुछ दुनिया में हो रहा है, क्योंकि अगर वैक्सीन मिल जाए तो शायद तो इस दिशा में कहाँ कोई बात कुछ पहुंची? देखो, कुछ साल तक वैक्सीन के बारे में कहा जाता था शॉट्स इन द डार्क। अच्छा, अब कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना है? भाई इतना मुश्किल है, वायरस इतना मुटेट करता है, इतना ज्यादा मुटेट करता है कि उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। डिफरेंट क्लेड्स हैं भाई, अमेरिका में भी है, हमारा सी है, कहीं ई है, तो हर क्लेड के अगेंस्ट भी वैक्सीन को काम करना चाहिए। तो थोड़ा मुश्किल है। अब कहते हैं शॉर्ट्स टुवर्ड्स द गोल। तो कई 3-4-5 टाइप की वैक्सीन बनी। पहले एनवेलप वैक्सीन बनी, फिर बूस्टेड प्राइम बूस्ट वैक्सीन बनी, उसके बाद एक तीसरी वैक्सीन जो थाईलैंड में यूज़ की गई प्राइम बूस्ट, 31% उसका फ़ायदा हुआ। तो लेकिन ये अभी वैक्सीन के गोल की तरफ काम हो रहा है, इंडिया में भी काम हो रहा है, लेकिन आप सोचो कि वो इन्फेक्शन होने ही नहीं देगी प्रिवेंटिव, वो अभी थोड़ा उसकी तरफ वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। इंटरनेशनल मालूम है, लेकिन निशाने पर अभी बैठना, निशाने पे 4 तार बहुत तरफ से लग रहे हैं। अगर कहीं बैठ जाए तो बढ़िया, लेकिन उसमें भी 2-3 इशू हैं। एक तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हो जाएं ताकि इन्फेक्शन ही ना हो। दूसरा इशू ये है कि भाई हमारा मरीज ही थोड़ा सा इन्फेक्शन उसका लेवल इतना हाई ना जाए कि वो थोड़ा लेवल लो ही रहे इन्फेक्शन का। जब बीमारी होती है इतने ज़्यादा लेवल पे जाके लो लेवल पे इन्फेक्शन हो जाए तो और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए। साहिल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस स्वयंसेवी संगठन के साथ काम करते हैं, अमूमन एक बार जब किसी व्यक्ति को ये मालूम होता है कि अब उसका इलाज भी चल रहा है, जैसा आपने बताया था ART, उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसके अपने सोच में और जीवन शैली में किस तरह का बदलाव आ जाता है उसके बाद? देखिए, जब ART उसकी शुरू होती है और हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं, हॉस्पिटल ART में भी काउंसलिंग होती है, तो हम उन लोगों को सबसे पहले सलाह देते हैं कि उसको टाइम टू टाइम 12 घंटे के रूटीन में उसको ले दवाई को, ताकि वो हेल्थी लाइफ उसको गुजार सके। और उसके साथ डाइट, अपने खान पान, रहने सहने का जो उसका वो होता है उसको ठीक करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, ART लेने के बाद जो नॉर्मल लाइफ आदमी, पहले क्या होता है कि ART जब तक नहीं लेता उसको इन्फेक्शन ज़्यादा उसको जो है ना पकड़ता है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन ART लेने के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। अब नॉर्मल जो आदमी है उनको भी कभी कभी होता है 2 महीने पे 3 महीने पे फीवर हो जाता है, कभी लूज मोशन हो गया। तो इसी तरीके से HIV पॉजिटिव लोग भी ART के साथ जो है कभी कभी 2 महीने 3 महीने पे बीमार पड़ते हैं, और वो नॉर्मल फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं।
जी